हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एचएनबीयू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की काउंसलिंग से रिलेटेड होने वाला है। तो कल जैसे कि आपको पता है आपकी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है जिस किसी कैंडिडेट ने भी पार्टिसिपेट किया था तो उनका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो जिन कैंडिडेट्स को अब सीट अलॉट हो गई है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, उनको एडमिशन कैसे कराना है और जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने पड़ेंगे उसी इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट अलॉट हुई है। ठीक है, और आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, क्योंकि अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हो तो आपका एडमिशन फिर नहीं होगा और फिर आपको जो है घर आना पड़ेगा और फिर आपको मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से समझ लो, उनके बारे में अच्छे से डिटेल समझ लो और फिर उसके बाद जो आप अपना एडमिशन करवाने जा सकते हो। ठीक है, और जहां पर भी आपको सीट अलॉट हुई है उसी इंस्टीट्यूट में जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी और जो लास्ट डेट है वो 13 दिसंबर यहां पर दे रखी है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे अपडेट्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, या फिर जैसे आपको सेकंड राउंड में अपग्रेड करना है या मॉपअप राउंड में आगे पार्टिसिपेट करोगे तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर एचएनबीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं जो कि है HNBUMU.ac.in। यहाँ पर जो नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग का जो सेक्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं इसको डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में लिखा है कि नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और यहां पर जो लिखा है इन्होंने, अभी मैं आपको दिखाता हूं, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 13 दिसंबर है। ठीक है, अब ये दोबारा से आएगा, किसी भी विसंगति की सूचना ईमेल के माध्यम पर दिनांक 7 दिसंबर से के बाद दी जा सकती है, उसके बाद आवंटन पत्र अपलोड किया जाएगा। तो देखो ये है कि मतलब इन्होंने ये बोला था कि अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम लगती है रिजल्ट में, अगर वो ऐसा सोचता है कि मुझे जो है सीट अलॉट नहीं हुई है और मेरे से किसी कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को सेम कैटेगरी में जो है सीट अलॉट अगर हो गई है, तो उस केस में ऐसी कुछ भी आपको गड़बड़ी लगती है तो वो आज जो है 7 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक आप बता सकते थे। उसके बाद लिखा है आवंटन पत्र अपलोड किया जाएगा। तो 7 दिसंबर 3 बजे यानी कि आज जो है 3 बजे तक का टाइम जो है निकल गया है। अब उसके बाद जो है यहां पर आपके अलॉटमेंट लेटर जो है आपके लॉगिन पोर्टल पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो या तो आज रात तक आ जाएगा या कल सुबह तक जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर आप आज रात में उसको डाउनलोड करके मतलब चेक कर लेना, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप कल मॉर्निंग में कर लेना, कल मॉर्निंग तक तो हो ही जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर आपको अलॉटमेंट लेटर कैसे चेक करना होगा, वही जैसे आपने लॉगिन करा था अपनी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी जैसे मैं प्रोग्राम पर क्लिक कर रहा हूं चूज वन, तो यहां पर मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा जैसे मुझे पहले मिल रहे थे यहाँ पर, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एमएससी नर्सिंग। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि अभी जो है मैं लॉगिन नहीं कर सकता हूँ, लॉगिन के लिए इनएलिजिबल हूं। ठीक है, तो जब आपके अलॉटमेंट लेटर जो है अपलोड कर दिए जाएंगे तब ऑटोमेटिकली यहां पर आपको प्रोग्राम चूज करने का ऑप्शन आएगा और आप इजीली लॉगिन कर पाओगे। और इजीली लॉगिन करने के बाद जो है आपको वहीं कहीं पर आपके होम पेज पर जब आप लॉगिन करोगे तो डैशबोर्ड पे आपको अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा। वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करके प्रिंट कराना है। ठीक है, और उसमें वही सारी इंफॉर्मेशन दी होगी कि आपको जो है ये कोर्स अलॉट किया गया है, इस कॉलेज में अलॉट किया गया है, रिपोर्टिंग का टाइम लिखा होगा कि 13 दिसंबर तक कर लेना है। ठीक है, ये सब चीजें लिखी होंगी। बाकी अगर फीस वगैरह के बारे में भी उसमें डेटा मेंशन होता है तो ठीक है, वरना फीस के बारे में भी जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहां पर जो है तो अभी फिलहाल जो है अलॉटमेंट लेटर आपका रिलीज नहीं हुआ है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो, या तो आज रात तक यानी कि 7 दिसंबर की रात तक हो जाएगा या 8 दिसंबर की मॉर्निंग तक हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहली चीज तो याद रखना, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लो, पैरामेडिकल में लो, एएनएम में लो, जीएनएम में लो, सभी के लिए एक जैसे डॉक्यूमेंट्स यहां पर आपको ले जाने होंगे किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो। एमएससी नर्सिंग वाले अगर कैंडिडेट्स है तो उनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग हो जाता है। अगर उनको एडमिशन लेना है तो उनको अपनी बीएससी नर्सिंग की जो है मार्कशीट वगैरह ये सब चीजें भी एक्स्ट्रा लेकर जानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहां पर जो है इन सभी कोर्सेज के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि जो जो डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा उन सभी की जो है 2-2 फोटोकॉपी आप जरूर करा के ले जाना। ठीक है, क्योंकि अगर आप फोटोकॉपी नहीं करा के ले जाओगे तो वहां आपको करानी पड़ेगी और कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज के आसपास अगर कोई शॉप नहीं है तो फिर आपको उस केस में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए ये बेटर है कि आप पहले से जितना अच्छे से अपने आप प्लानिंग करके जाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, उतना आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो दो एक तो फोटोकॉपी करा लेना इन सभी की। पहला है आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, तो क्लास 10th की आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेके आ जानी होगी, उसके 2
फोटोकॉपी करा लेनी है। फिर आपका क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट में होती है, और कुछ ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिसमें मार्कशीट अलग एक डॉक्यूमेंट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट एक अलग डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो भी मार्कशीट है उसके आप ऊपर एक बार जरूर चेक कर लें। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, इस तरीके का अगर कुछ एक स्टेटमेंट कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब है कि मार्कशीट भी वही है और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। तो उस केस में आपको एक ही चीज लेके जानी पड़ेगी, दोनों अलग अलग आपको नहीं दी जाती बोर्ड की तरफ से। और इनकेस अगर आपकी मार्कशीट पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है और आपको पता नहीं है कि मेरे बोर्ड में अलग अलग आती है या नहीं आती है, तो आप एक बार अपने स्कूल में जाके जरूर कंफर्म कर लें जहां से अपना आपने 10th पास किया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने स्कूल से लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे भी एक्जैक्टली अभी नहीं पता कि जैसे उत्तराखंड बोर्ड है तो उसमें जो है 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग होता है या एक ही होता है। तो आप एक बार अपनी मार्कशीट के ऊपर चेक कर लेना, अगर इसके ऊपर लिखा है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट तो बिल्कुल ठीक है, तो वो एक ही डॉक्यूमेंट है जिसमें दोनों चीजें आपकी इंक्लूड हैं। और अगर ऐसा नहीं लिखा है और आपको एक ही मिला है, मार्कशीट ही मिली है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला, तो आप अपने स्कूल में जाके जरूर पता कर लेना। उसके बाद यहां पर क्लास 12 की मार्कशीट और क्लास 12 के पासिंग सर्टिफिकेट, इसमें भी वही सेम क्राइटेरिया अप्लाई होगा जो मैंने आपको 10th में बताया, और ये सभी आपके ओरिजिनल फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोटोकॉपी करा के ले गए, ठीक है, ओरिजिनल लेके जाने आपको। और ठीक है, तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स हो गए। अगर ये अलग अलग है तो चारों, और अगर दो एक में है तो आपको दो डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन चारों की जो है अलग अलग दो फोटोकॉपी आप करा लेना। उसके बाद आपका हो गया डोमिसाइल। डोमिसाइल होता है आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाना है, और उसकी 2 फोटोकॉपी हो गई। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी को छोड़ के अगर कोई और कैटेगरी आपकी है, जैसे कि ओबीसी हो गई, एससी कैटेगरी हो गई, एसटी कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गई, डीपीडब्ल्यू हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, ऑफन हो गया, एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर हो गया, तो कोई भी कैटेगरी जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल करी थी या जिस कैटेगरी से आपको सीट मिली है, तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप ओरिजिनल फॉर्म में उसको नहीं लेके जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाओगे, उसकी 2 फोटोकॉपी। उसके बाद आपका आधार कार्ड, एक आईडी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आधार कार्ड रख लेना, उसकी 2 आगे पीछे की फोटोकॉपी हो गई। ठीक है, फिर है आपका 8 पासपोर्ट साइज कलर फोटो। तो अपने जो है पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, वो भी वहां पर आपको चाहिए होंगे, क्योंकि ये देखो ये ऐसी चीजें होती हैं कि आपको ये हर कोई नहीं बताता ना। आपके अलॉटमेंट लेटर पे भी कहीं मेंशन होगा कि फोटो आपको लेके जाना है, लेकिन वो मांग लेते हैं कई बार। तो अगर मांग लेंगे तो आपके पास अगर पहले से होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 फोटोज ले जाना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने लिखा है ये एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एडमिट कार्ड पे जो फोटो प्रिंट था या जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, अगर वो ले जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो अगर नहीं है, अगर आपके पास दूसरे फोटो पड़े तो वो ले जा सकते हो, लेकिन फोटो जो लेके जाओगे वो रिसेंट ही लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आप अभी 12th पास कर चुके हो इस साल और आप जो है फोटो वो लेके जा रहे हो जो आपने 10th में बनवाए थे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपके फोटो जो है मैक्सिमम 6 महीने तक ही पुराने होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखो ये मैं यहाँ पर जरूरी नहीं बोल रहा हूं कि आपको जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाकर लेकर ही जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जो है मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको वहीं के हॉस्पिटल से बनवाना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। तो इसको जो है अवॉइड कर लेना। लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि मैं एक बनवा लेता हूं, तो आप ले जा सकते हो। ठीक है, ये 150 या 200 रुपए लगते हैं इसको। तो आपका जो भी नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वहां से चाहो तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, और अगर नहीं चाहो, ना बनवाना चाहो तो मत बनवाओ, कोई बात नहीं। जहां पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे वहां के हॉस्पिटल से ही आपका ये फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है। अब इसके रिगार्डिंग मेरे से आप प्लीज ये क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप चाहते हो तो आप बनवा सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। तो अलॉटमेंट लेटर भी आप डाउनलोड कर लोगे, मैंने आपको बता दिया कल सुबह तक आ ही जाएगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना और इसकी 1 फोटोकॉपी करा लेना, इसकी 2 फोटोकॉपी की जरूरत नहीं है। उसके बाद है एडमिट कार्ड। ठीक है, तो एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप देख लेना। ठीक है, वो मतलब ले जाना। ठीक है, एडमिट कार्ड जरूरी होता है वैसे, अगर नहीं भी है तो देख लेना। अगर डाउनलोड हो पा रहा है कहीं से तो देख लेना ऑनलाइन, अपने डैशबोर्ड से अगर डाउनलोड हो जाता है अच्छी बात है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड वैसे जरूरी रहता है, लेकिन अगर आपसे खो गया या नहीं मिल रहा तो इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर एडमिट कार्ड है और लेकर जा सकते हो तो जरूर लेके जाना अपने साथ, क्योंकि वो लोग मांग सकते हैं। ठीक है,
अब ये नेक्स्ट है रैंक कार्ड। ठीक है, तो रैंक कार्ड बेसिकली आपका वही रिजल्ट है जिसमें आपके रैंक वगैरह या मार्क्स वगैरह लिखे थे। तो अगर आपके पास है तो इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। ठीक है, आपका बेसिकली जो रिजल्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में आया था, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो रिजल्ट की पीडीएफ आई थी, ठीक है, जो आपका रिजल्ट की पीडीएफ आई थी, तो उस पीडीएफ में जहां पर भी आपका नाम लिखा है, जिसके आगे आपकी रैंक और जिसके आगे आपके मार्क्स लिखे हैं, तो वो वाले पेज का जो है मतलब आप क्या कराना, प्रिंट करा लेना। ठीक है, वो वाला जो पेज है वो आप प्रिंट करा लेना। ठीक है, और उसके बाद है गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट जो है ये किसको बनवाना होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। तो गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने जहां पर भी अपनी प्रीवियस एजुकेशनल मतलब जो भी कोर्स में आपने ज्वाइन किया था उसको छोड़े हुए मिनिमम 1 साल हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियली आपको पढ़ाई छोड़े हुए 1 साल अगर हो चुका है मिनिमम, तो उन कैंडिडेट्स को अपना क्या बता ये गैप सर्टिफिकेट एफिडेविट बनवाना होगा। अगर आप यहां से नहीं बनवा के ले जाते हो तो कॉलेज वाले आपको बोलेंगे कि आप बनवा कर लाओ। तो ये तो मैंडेटरी होता है। और ये बनेगा कहां से, आपके आसपास जो भी तहसील वगैरह है वहां से आपको ये बनकर मिल जाएगा। आपको बस बोलना है उनको कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो आपको तहसील से, आप तहसील में जाके पता करोगे, वहां पर काफी सारे लोग होते हैं यही काम करते हैं जो कि एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, तो वो ये लोग बना देंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक ये 10 रुपए के या पता नहीं कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनता है, ये आपको वो लोग अच्छे से सजेस्ट कर देंगे। तो गैप सर्टिफिकेट उनका बनेगा। सपोज अब मतलब गैप सर्टिफिकेट देखो किसका नहीं बनेगा, जैसे मान लो जिसने 2022 में अपना 12th कंप्लीट किया था, उसके बाद अगर ये नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उनको नहीं बनवाना है। ठीक है, या मान लो आप बीएससी कर रहे हो या और कोई कोर्स कर रहे थे, बीए कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और अगर आप वहां से अभी अपनी टीसी कटवा कर लेकर आओगे यहां पर कॉलेज में जमा करने के लिए, तो उस केस में भी आपको यहां पर गैप सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हें देना होगा जिनकी टीसी जो है वो पहले की कटी है, मतलब 1 साल हो चुका है। जिस भी इंस्टीट्यूशन में या जिस भी मतलब कॉलेज में कहीं पर भी उन्होंने एडमिशन लिया था, तो वहां से उनको पढ़ाई छोड़े हुए मिनिमम 1 ईयर हो चुका है और उनकी टीसी जो है वो लगभग 1 साल पुरानी है। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को जो है यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर गैप सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई और भी डाउट है, आपका कोई पर्सनल केस है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे बनवाना नहीं बनवाना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो ये टीसी जो है आप अपने लास्ट इंस्टीट्यूशन से जहां से आपने आखिरी बार पढ़ाई की थी, अपनी जिस भी कोर्स में एडमिशन लिया था, तो वहां से आपको अपनी टीसी बनवानी पड़ेगी, वहीं से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वहीं से आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फीस है एप्लीकेबल, तो जो भी आपकी कोर्स की फीस है, जैसे नर्सिंग की मैं आपको बता दूं, अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेने जा रहे हो उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप जो 15,000 रुपए ले जाना, 15,000 रुपए में आपकी फीस का जो है एस्टिमेट हो जाएगा। ठीक है, आपको 15,000 रुपीज चाहिए होंगे। बाकी जो पैरामेडिकल कोर्स है उनकी शायद फीस 45 से 50,000 के अराउंड है, तो उनको लगभग इतनी लेकर जानी पड़ेगी। बाकी एएनएम जेएनएम का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उनका भी शायद मतलब 10 से 15 के बीच में हो जाएगा। तो वो एक बार या तो मैं ब्रोचर में चेक कर लूंगा, अदरवाइज आपके अलॉटमेंट लेटर में उन्होंने कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा। ठीक है, तो एएनएम जेएनएम वाले 10 से 15,000 के आसपास उनकी फीस होगी लगभग, शायद। ठीक है, मैक्सिमम इतनी होगी 15 तक, और नर्सिंग वालों की भी इतनी है 15 तक। मतलब एएनएम जेएनएम का 10 के अंदर अंदर ही वैसे काम हो जाएगा, और नर्सिंग वालों को 15 तक लेके जानी है, और जो पैरामेडिकल है उनकी शायद 45 से 50 के आसपास है। ठीक है, तो ये थाउजेंड्स में मैंने बताया, तो इतनी आपको लेकर जानी पड़ेगी। तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब इसके बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।